थोड़ा आगे कर। हाँ, थोड़ा आगे कर दो, मुझे असुविधा। नमस्कार। आज की फेसबुक लाइव परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं व्यालोक अपने सभी दर्शकों का, श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ 3 बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं और इसमें से पहले मेहमान जो हैं वो हमारे साथ नॉर्वे से जुड़े हैं और ये बहुत परिचित नाम है। आप लोग इनसे बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा नॉर्वे में रहते हैं और डॉक्टरी के अलावा लिखाड़ हैं और ये जिस स्पीड से लिखते हैं तो इनके कुछ साथी इनको मॉडर्न राजकमल चौधरी भी कहते हैं कि ये इतना ज्यादा लिख कैसे पाते हैं। उस पर हम बात करेंगे इनसे। हमारा आज का विषय है संदर्भ कोविड, संचार, मनोरोग और महामारी। कोविड ने दुनिया को बदला है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोविड के बाद की दुनिया और पहले की दुनिया 2 तरह की हुई है। इसके 2 पक्ष होंगे। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं श्रीधरम जी, जो ARSD कॉलेज में व्याख्याता हैं और ये भी एक लिखाड़ हैं। इनकी भी किताबें प्रसिद्ध हैं और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने मेहमानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वह खुद अपने परिचय में कुछ बातें कहें ताकि वो सीधे आपसे जुड़ सकें। हमारे साथ तीसरे और सबसे वरिष्ठ जो अतिथि हैं वह डॉक्टर प्रभाकर पाठक हैं। LNMU के डीन होकर रिटायर हो चुके हैं अभी और इनकी भी किताबें हैं और एक वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में ख्यात है। इनका एक और परिचय है जो मैं इस कार्यक्रम के अंत में दूंगा और इस कार्यक्रम की संचालन अब मैं श्रीधरम जी के हाथों में देता हूं। मेरी भूमिका बस एक इंटरजेक्टर की होगी। तो श्रीधरम भाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज ये मेरे लिए खुशी की बात है कि प्रोफेसर प्रभाकर पाठक मेरे गुरुदेव भी हैं और मैंने उनसे शिक्षा भी अर्जित की है, बहुत कुछ सीखा है। तो मेरे लिए एक ये सुखद क्षण है कि आज उनके साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ। आज जिस विषय पर बात करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कोविड महामारी, संचार और मनोरोग। महामारी पहले से भी, इससे पहले भी कई महामारी इस दुनिया में आई है। प्लेग की यादें अब धूमिल पड़ रही है क्योंकि अब उस पीढ़ी के लोग हमारे पास बचे नहीं। लेकिन पिछले मार्च महीने से भारत में और लगभग 1 वर्ष से पूरी दुनिया में जिस तरह से कोविड के आने के बाद जो स्थिति बनी, उसने पूरे विश्व की मानवता को एक प्रकार से संकट में डाल दिया। कम्युनिकेशन गैप, एक तरफ सूचना की बाढ़ है और दूसरी तरफ उसी सूचना के कारण बहुत सारी समस्याएं भी हैं और इसके कारण जो लोगों में खास करके अवसाद, नकारात्मकता, एंजाइटी और इस सब के कारण लगातार आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति। तो ये सारी समस्याएं कहीं न कहीं से आज के समय में कोविड के कारण हमारे समाज में मौजूद है। तो ऐसे में हमारे पास 2 वक्ता हैं और डॉक्टर साहब मनोविज्ञानी हैं, लेखक हैं। प्रोफेसर प्रभाकर पाठक उस पीढ़ी से हैं जिन्होंने संचार को एक अलग रूप में देखा और आज संचार कुछ अलग रूप में है। मुझे याद आ रहा है स्वामी विवेकानंद का वो कथन, जब प्लेग फैला था तो उन्होंने कहा था कि
इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे लड़ने की जरूरत है। और उन्होंने ये भी कहा था, जो मैनिफेस्टो बनाया, प्लेग मैनिफेस्टो, उसमें कहा कि मृत्यु से कैसा भय, मृत्यु तो चिरंतन सत्य है, वह मृत्यु जो एक दिन आनी है, फिर भी उस मृत्यु से हम भागे क्यों। और इसीलिए अध्यात्म में विश्वास करो, लड़ो और बाहर निकलो। तो जब विवेकानंद जी ने ये बातें कही होगी तो कहीं ना कहीं से भीतर से जो नकारात्मकता है उसको निकालने के लिए, ताकि व्यक्ति के भीतर वो सकारात्मकता आए। तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर प्रभाकर पाठक जी से आग्रह करूंगा कि वे आज के समय में, इस कोविड के महामारी के समय में, महामारी को कैसे देखते हैं, संचार को कैसे देखते हैं, क्या परिवर्तन हुआ है, और इसी के साथ साथ जो रचनात्मकता है, क्योंकि वे साहित्य के प्रोफेसर हैं, तो इसमें इससे बाहर निकलने में रचनात्मकता की क्या भूमिका हो सकती है। तो सबसे पहले मैं प्रभाकर पाठक जी से आग्रह करूंगा कि संक्षेप में वे अपनी बात इस पर रखें। इस वास्तवाभास सम्मेलन में जो भी बंधु उपस्थित हैं, उन सबका स्वागत है, आशीर्वाद है। जैसा कि श्रीधरम जी ने कहा, वो मेरे शिष्य भी हैं, और जैसे मैं उनका गौरव हूं, जैसा कि उन्होंने कहा, वे भी मेरे गौरव हैं। डॉक्टर साहब जो नॉर्वे से जुड़े हैं, उनका सब प्रेम अभिनंदन है। वरिष्ठ तो मैं कहा ही गया हूं, इसलिए अवस्था में सभी मुझसे छोटे हैं, इसलिए सभी आशीर्वाद के अधिकारी हैं। व्यालोक जी को भी मैं आशीर्वादित करता हूं। मित्रों, कोविड महामारी तो चर्चा का विषय है ही, अद्भुत वस्तु है, अद्भुत वस्तु रही है ये आगमन इसका। नजीर का एक शेर मुझे याद आता है, शायर नजीर का, आए हो यार कब से, आए हो यार कब से, जाओगे यार कब तुम, आए हो यार कब से, जाओगे यार कब तुम, ऐसी नजीर दी है याददाश्त तेरी, ऐसी नजीर दी है याददाश्त तेरी। तो कोविड ने ऐसी नजीर दी है कि इसकी याद भुलाई नहीं जा सकती है। महामारी के रूप में तो इसको डॉक्टर साहब देखेंगे अधिकतम। सामान्य रूप से महामारियां, जैसा कि श्रीधरम जी ने कहा, आया की हैं। गोस्वामी तुलसीदास के समय भी आई थी, 20वीं शताब्दी में भी आई है, बल्कि 20वीं शताब्दी में तो 1928 या 30 के आसपास आई थी। और इस बार भी देखिए क्या संजोग है कि दूसरे दशक में ही इसका पदार्पण हुआ है। महामारी आती है, लाई भी जाती है। जैसा कि इस बार प्रसिद्ध हुआ है, सुना गया है कि यह महामारी चीन की भेजी हुई है। चीन वैसे भी एक ऐसा देश रहा है जो डरता रहा है, डरता रहा है, चीन भयभीत रहा है। आपने 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य का नाम सुना होगा, चीन की दीवार। सारे आश्चर्य बने, 6 आश्चर्य बने, लेकिन यह जो आश्चर्य बना ये दीवार के रूप में बना, चीन में बना। चीन ने दीवार क्यों बनाई भाई? दीवार ही क्यों बनाई? जो भयभीत रहता है सबसे, वही दीवार बनाता है। और
जिसको अधिक भय रहता है वही भय का प्रसारण भी करता है, ताकि लोग भयभीत होकर उसकी तरफ न देखें। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस कहा ही गया है। तो ऐसी हरकत अगर मान लेते हैं वहां से हुई है, तो जो स्वभाव है चीन का, उसके लिए यह कोई बेजा बात नहीं है। यह लाई हुई महामारी है, मान लेते हैं चीन के द्वारा। लेकिन मित्रों, मेरा यह कहना है कि एक महामारी हमारे भीतर भी रहती है, और वह सत्य रूप में कहें तो मनोरोग की तरफ जाती है, और उससे बड़ी भयंकर महामारी कोई नहीं है। महामारी आयुर्वेद में जो कहा गया है महामारी, वह स्वभावज है। स्वभावज इस रूप में है कि जैसे देखिए कोविड को ही लीजिए, कोविड-19 को लीजिए, हाथ मिलाना बंद हो गया। क्यों बंद हुआ हाथ मिलाना, आप जानती हैं? आयुर्वेद ने कहा है कि हमारा वायु तत्व जो है वह स्पर्श का तत्व है, उसका गुण है स्पर्श। आप हाथ मिलाते हैं दूसरे से तो आपके हाथ का स्पर्श उसके हाथ में जाता है, आपके हाथ की वायु उसके हाथ में जाती है। हमारे यहाँ चलन भारत में रहा है प्रणाम करने का, दोनों हाथ जोड़ने का। आपकी वायु आपके पास सुरक्षित है, लेकिन जब आप हाथ मिलाते हैं तो आपकी वायु अपना वात दूसरे के हाथ में देते हैं। यह सोचने की बात है। डिस्टेंस मेंटेनिंग जो हुई इस कोविड में, यह सोचने की बात है कि क्यों हुई। हाथ मिलाना, मुहावरे में लड़ना भी होता है, और यह लड़ाई कोविड की रही। इस पर अधिक हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास हैं डॉक्टर साहब उपस्थित, वे इस पर अधिक प्रकाश डालेंगे। लेकिन बस मुझे इतना ही कहना है कि स्वभावज महामारी जो है, हमारे भीतर जो एक महामारी है, भय की जो महामारी है, हमारा इंस्टिंक्ट जो है, आहार निद्रा भय जो कहा गया, तीसरा इंस्टिंक्ट, तीसरी प्रवृत्ति भय जो कही गई, वह सबसे बड़ी बीमारी है। इसको सब ने स्वीकारा है, सब ने माना है। तो मैं जो देख रहा हूं आज और महसूस कर रहा हूं, उस महसूस करने में मैं यह मानता हूं कि अधिकतम भय की स्थिति है, बिल्कुल भय की स्थिति है, और भय को फैलाया भी गया है। भय को फैलाया गया है, मेरे द्वारा फैलाया गया हो, आपके द्वारा फैलाया गया हो, या जो लोग इसे फैलाना चाहते हैं उनके द्वारा फैलाया गया हो। लेकिन मित्रों, यह बात अवश्य है कि यह फैलाया भी गया है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, बहुत सारे मजदूर जो बाहर से आए, मेरे गांव में भी आए, मैं अभी दरभंगा में हूं तो इस शहर में भी आए, कोई मजदूर उसमें से बीमार नहीं निकला यार, कोई नहीं। मेरे गांव में कोरोना से कोई पीड़ित नहीं हुआ। और आप देखेंगे, विचार करेंगे तो आपके गांव में भी, गांव में नहीं पीड़ित होगा, होगा भी तो एक आध होगा, बहुत कम होगा। ये क्या है? मैं इस पर सोचता हूं। अधिकतर मैं एक शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूं, उसको अन्यथा न लिया जाएगा, लेकिन कहना पड़ रहा है कि मेरे हिसाब से, मेरे पास कोई सर्वेक्षण नहीं है, लेकिन अभिजात लोग जो हैं, अभिजात वर्ग के, उसमें जाति नहीं, अभिजात, जिसको एलिट आप कह सकते हैं अंग्रेजी में, वे लोग अधिक कोरोना से पीड़ित हुए हैं। क्यों पीड़ित हुए हैं? क्यों पीड़ित हुए हैं? उन्होंने डेयर किया है, दुस्साहस किया है। सारी चीजें बंद हैं, सब लॉकडाउन में है, लेकिन सारे काम हो रहे हैं। मैं एक आध विवाह में गया हूं, मजबूर होकर, मेरे संबंधी थे, उन्होंने आयोजन किया, उसमें 2-3 डॉक्टर भी थे, किसी के पास मास्क नहीं था। मास्क परसेंटेज किसी के पास नहीं था। जो डॉक्टर थे 2-3, उनको भी मास्क नहीं लगा था।
मैं पूरी तरह सज्ज होकर गया था, अपने को सजाकर, अपने को सुरक्षित कर, लेकिन वहां कोई सुरक्षा नहीं थी। ये क्या है? आप क्या करना चाहती हैं? आदमी कब सावधान होगा यार? आदमी की समझदारी कब बढ़ेगी मित्रों? आप भीतर से समझदार होंगे, सही है, कहा श्रीधरम जी ने कि महामारियां आई हैं, बहुत आई हैं, लेकिन मैंने पहले कह दिया कि एक महामारी हमारे भीतर है जो हमारी आदत छूटती नहीं है। हैबिट इज द सेकंड नेचर। इसी बात से आदत जोड़ते बदलिए। हुए, इसी बात से जोड़ते हुए हाँ। मेरा एक सवाल खास तौर से डॉक्टर साहब से है। श्रीधरम भैया माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जो जैसे अभी आप नॉर्वे में रह रहे हैं और आपने कई बार लिखा भी है कि वहाँ एंटीबायोटिक्स कम खाते हैं, मैंने पढ़ा है, और वहाँ कम बीमार भी पड़ते हैं। भारत में भी इसका कहर बहुत विशेष नहीं रहा, जिस हिसाब से सघन जनसंख्या है या जो भी है। अभी एक नए स्ट्रेन के आने की बात कर रहे हैं लोग। ब्रिटेन में एक नया स्ट्रेन आया है। यूरोप में ने किस तरह रिस्पांस दिया और आप लोगों की तरफ की क्या हालत है? नॉर्वे में इसका क्या असर पड़ा है? इन सब बातों पर मैं चाहूंगा कि आप हमारे लोगों को, हमारे वक्ताओं को, श्रोताओं को बताएं। डॉक्टर प्रवीण कुमार जी नमस्कार। हाँ, इसका कोरोना का स्ट्रेन ये एक तरह का ऐसा वायरस है जो बहुत जल्दी अपने को बदलता रहता है। इस मतलब ये खुद कोरोना भी जो है, इससे पहले सार्स की जो वेरिएंट है या उसको मेर्स नाम दिया गया था, ये सब सारे एक ही वायरस के बदलाव हैं। अगर आप कहेंगे पिछले एक दशक में कई तरह के आए हैं। इसी मौसम में ही जनवरी में ये पहला केस जैसे भारत में केरल में मिला था, अगर भारत की बात करें तो, और अब दिसंबर आ गया तो अब तक इसमें काफी बदलाव आ गए हैं, मौसम की वजह से या फिर किसी व्यक्ति के अंदर के रेजिस्टेंस की वजह से या वायरस के अपने की वजह से। तो उससे ये बदलता रहेगा। अगले साल हो सकता है कोई और स्ट्रेन भी आ जाए जो भारत में स्ट्रेन हो, यूरोप से अलग हो, ये भी हो सकता है। यूरोप के अंदर भी जो स्पेन में एक दिन में 1000 लोग मर रहे थे और नॉर्वे में अभी तक भी 400 लोग की डेथ हुई है एक साल में, तो आप देखेंगे कि यूरोप के अंदर भी वायरस अलग अलग रूप में है। और जो यूके से आ रहा है उससे बहुत ज्यादा घबराने की बात फिलहाल नहीं है, क्योंकि एक तो वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और उसका काफी अच्छा रहेगा प्रोटेक्टिव वैल्यू। यूरोप के अंदर के रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो यूरोप के अंदर जो दक्षिण यूरोप है जहां पर सबसे ज्यादा फैलना और स्पेन वगैरह में, उन सब जगहों पर शुरू में बहुत ज्यादा मृत्यु हुई, क्योंकि यहाँ पर लोग इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। इतने ज्यादा वेंटिलेटर यहाँ पर नहीं होते हैं। यूरोप जैसे विकसित देश होने के बावजूद, चूंकि यहाँ बीमारियां उस तरह से ज्यादा नहीं है, तो उसकी सुविधाएं भी जो है उतनी लिमिटेड ही है। बहुत लोग सोचते हैं कि यूरोप में जगह जगह डॉक्टर होगा, यहाँ से ज्यादा डॉक्टर आपके दरभंगा के बेता चौक में होगा जितना मेरा पूरा नॉर्वे में नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर लिमिटेड ही होती है फैसिलिटीज। मेरे शहर में 3 ही वेंटिलेटर, अगर 4 लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर लोग मरना शुरू हो जाएंगे। यही स्पेन में भी हुआ कि अचानक से 1000 पेशेंट को वेंटिलेटर चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर इस तरह, लेकिन आप देखेंगे अगर मैं कंपेयर करूं नॉर्वे को स्वीडन से, जैसे आप नॉर्वे और स्वीडन एक ही जैसे देश है, जैसे आपका बिहार बंगाल एकदम पड़ोसी देश बगल में, एक जैसी संस्कृति और सब कुछ। लेकिन उसमें स्वीडन ने क्या किया कि उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, उन्होंने आने दिया बीमारी को कि कितना आ सकता है आए। और नॉर्वे ने लॉकडाउन किया, जो भारत की स्ट्रेटेजी जैसी थी कि लॉकडाउन किया गया 4 हफ्ते 5 हफ्ते, तो स्वीडन ने नहीं किया, नॉर्वे ने किया। ये बस मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक ही तरह की जनसंख्या, और इसकी वजह से स्वीडन में लगभग 8000 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि नॉर्वे में सिर्फ 400 लोगों की मृत्यु हुई, यानी कि 20 गुना का अंतर हुआ दोनों के मरने में। लेकिन अभी स्वीडन में एक भी केस नहीं है, कल एक भी केस नहीं आया कोरोना का, और हमारे यहाँ टोटल 100 समथिंग केस आ गया। तो इन्होंने थोड़ा सा रिस्क लिया, 8000 लोगों की मृत्यु हुई,
लेकिन अब इनको इसकी इम्यूनिटी जिसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, वो कहते हैं काफी डेवलप हो गया है और उन लोगों की कोरोना केसेस बहुत घट गए। तो ये सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी है। कोई कहता है बीमारी आने दो, कोई कहता है कि बीमारी को रोको, और दोनों को अपने अपने तरीके से फायदा। इसी से जुड़ा हुआ डॉक्टर साहब से एक सवाल कर लूं, फिर हम जाएंगे प्रोफेसर पाठक जी के पास, कि आप यूरोप में रहते हैं और भारत को भी देख रहे हैं, तो इस पूरे कोरोना काल में जो समाज का मनोविज्ञान है वो किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से परिवर्तित हुआ है, और क्या क्या बीमारियां आई हैं यूरोप में, किस तरह की परेशानियां हो रही हैं, और भारत में के बारे में भी आप पढ़ रहे होंगे, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं, फिर हम पाठक जी के पास जाएंगे। नहीं, मनोरोग तो यहाँ पर जैसे ये बीमारी उसी को ज्यादा परेशान करती है जिसको पहले से कोई बीमारी रहती है, तो मनोरोग में भी यही देखा गया है कि जिसको पहले से अवसाद है, जो पहले से किसी और स्ट्रेस में रह रहा है, उसको काफी ज्यादा बढ़ गई है। और जो पहले से जिसमें स्ट्रेस लेवल कम है, जो योग, यहाँ पर योग बहुत ज्यादा होता है, भारत का ही योग है लेकिन होता यूरोप में ज्यादा है, तो यहाँ पर जो योग ज्यादा करते हैं वो लोगों की स्थिति ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा तनाव मुक्त है। तो यही इफेक्ट रहा है। बाकी यहाँ के लोग सरकार पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, सरकार को भगवान मानते हैं, कि मतलब एक तरह से कि वो सरकार ने बोल दिया है कि ये करना है तो ये करना है। और भारत में सरकार पर अविश्वास रहती है लोगों की कि पता नहीं सरकार एजेंसी ठीक करेगी कि नहीं, इस वजह से वो कई बार नहीं भी मानते हैं सरकार की बातें। यहाँ पर है कि सरकार ने कहा है कि ऐसे ऐसे करना है, तो आप देखेंगे कि पूरा नॉर्वे किसी जैसे कि सबको हाँक दिया गया, उस तरह से सारे लोग अगर बोलेंगे मास्क पहनना है तो मास्क पहन लेंगे, नहीं पहनना है तो नहीं पहनेंगे। तो इसलिए यहाँ पर तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा नहीं हुई है। लेकिन जिसको कोरोना हो गया है उसमें हम लोगों ने कई चीजें देखी है, अगर आगे कभी चर्चा होगी तो उस पर कर सकते हैं। कोरोना जिसको हो गया है उस पर अलग अलग इफेक्ट पड़े हैं। ठीक है, इस पर हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे। मैं पाठक जी के पास चलता हूं कि इस पूरे कोरोना काल में संचार को आपने किस रूप में देखा बदलते हुए? माइक अनम्यूट कर ले, माइक अनम्यूट कर ले जी। तो आप एक बार सवाल दोहरा दीजिए कि पूरे इस कोरोना काल में आप संचार को किस रूप से बदलते हुए आपने देखा है? कि जैसे पहले आमने सामने क्लासें होती थी, भाषण होते थे, साहित्यिक कार्यक्रम हो रहे थे, अचानक सारी चीजें बदल रही है और बदल गई हैं। तो इस संचार के बदलते हुए रूप को आप किस रूप में देखते हैं और आपका अनुभव क्या रहा? एक सेकंड रुको, बैटरी इनकी कम हो गई है, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड बस। तब तक मैं आपसे ही जानना चाहूंगा श्रीधरन भाई जी जी, जी। आप युवतर पीढ़ी के नुमाइंदे हैं और आप तकनीक से थोड़े बहुत परिचित भी थे पहले भी और इस दौरान भी, तो ये सवाल मैं आप दोनों से ही पूछना चाह रहा था। पाठक जी जब आ जाएंगे, उनके पास थोड़ी समस्या हो गई है तकनीकी, तो वो जब जुड़ जाएंगे तो हम लोग उनसे फिर बात करेंगे। आप के पढ़ाने के तरीके में क्या परिवर्तन आया, बच्चों के पढ़ने के तरीके में क्या परिवर्तन आया? मुख्यतः इन दो बातों पर मैं आपका अनुभव जानना चाहूँगा। देखिए, भारत के साथ समस्या ये है कि यहाँ एक जनरेशन, अब मैं आ गया हूँ, तो क्या बोलते रहिए। अब मैं आ गया हूँ श्रीधरम जी। जी हेलो। अब बात आप कहें, तो उसके बाद मैं आपके जी हाँ आइएगा। ऐसा है कि एक वाक्य में, सूत्र में यह कहा जा सकता है पहले के संचार में और आज के संचार में, कि पहले के संचार में लोग सुनते अधिक थे,
मेरा मतलब समझा होगा आपने। रेडियो था, सुनते अधिक थे और बोलते कम थे। और कोरोना काल में जो संचार का आक्रमण हुआ है, हम ये जरूर मानेंगे कि इस संचार से जीवन संचार भी हुआ है, नई नई तरह का, नई नई बातों का। लेकिन इस कोरोना काल में विद्वान बहुत हो गए हैं, वक्ता बहुत हो गए हैं। फेसबुक पर देखिए, व्हाट्सएप पर देखिए, वो अन्य जितनी चीजें हैं सब। वो दिनकर ने कहा था ना कि एक चौराहे पर खड़े हो जाओ और हाथ में कुछ कंकड़ लेकर अगर उछालो तो एक न एक कंकड़ उस चौराहे पर किसी न किसी कवि या लेखक का सर फोड़ेगा। तो इस कोरोना काल के बाद यही स्थिति हो गई है कि हम पहले सुनते बहुत थे, और सुनते थे तो समझते बहुत थे, और समझते बहुत थे तो हमारा ज्ञान वर्धन होता था, और उस ज्ञान वर्धन के द्वारा हम अपने जीवन को भयमुक्त करते थे, भयमुक्त करते थे। ज्ञान का सबसे पहला लक्षण जो कहा गया है उपनिषदों में, वह यही कहा गया है, भयमोचन। और ज्ञान आपको तब तक नहीं होगा जब तक आप सुनिएगा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। तो स्थिति बदली है, बदलाव भी हुए हैं, और भी चीजें हुई हैं, ज्ञानवर्धन भी हुआ है लोगों का, मैं मानता हूं इस चीज को। लेकिन ये सही है, वो कालिदास का श्लोक मुझे याद आता है इस संदर्भ में कि पुराण मित्यवन साधु सर्वम नचाति काव्यम नवमित्यवद्यम संतः परीक्षांतरद भजन्ते मूढ़ः पर प्रत्ययरेण बुद्धि। तात्पर्य यह है कि पुरानी चीजें जितनी हैं, पुराना जो कुछ कहा गया है वह सब कुछ अच्छा ही नहीं है, मैं मानता हूं। कालिदास भी कहते हैं सारी पुरानी चीजें अच्छी नहीं। आप बयानतराल को ही देखिए, जिसको जनरेशन गैप आप कहते हैं। आपके पिता आपको धोती मात्र पहनने आती है, पैंट पहनने नहीं आता है, और हम 10 तरह से धोती पहन सकते हैं, 5 तरह से धोती पहन सकते हैं। तो बदलाव पर यह कहना है कि पुरानी जितनी चीजें हैं, मैं मानता हूं कि वे सब अच्छी की नहीं है, कालिदास भी कह रहे हैं। और नचापि काव्यम नवमित्यवद्यम, और जो नया है उसमें सब कुछ दुर्गुण ही नहीं है, सब कुछ खराब ही नहीं है। तब दूसरी पंक्ति में बात कही गई है असली कि संतः परीक्षांतरद भजन्ते। संत का अर्थ भी यहां समझना होगा। संत हम समझते हैं साधु, लंगोटी पहनने वाला, प्रवचन करने वाला, ऐसा नहीं है। कालिदास का संत जो है वह एक परीक्षक है, वह एक निरीक्षक है। संतः परीक्षांतरद भजन्ते, सम्यक रूप से जो तप गया है वह संत है। और आज इसी की कमी है। तपस्या में तप गया हो, शिक्षा में तप गया हो, पढ़ने में तप गया हो, पढ़ाने में तप गया हो, सब कुछ में तपा हुआ जो आदमी है वो क्या करता है? परीक्षा करके चीजों को ग्रहण करता है। परीक्षांतरद भजन्ति, बिना परीक्षा किए। अब देखिए, यहाँ विज्ञान है, यहाँ मानविकी भी विज्ञान है, यहाँ श्रीधर्म आप भी वैज्ञानिक है, व्यालोक भी वैज्ञानिक है, मैं भी वैज्ञानिक हूं। तो बिल्कुल जो संत है वह परीक्षा के बाद, प्रयोग के बाद, निरीक्षण के बाद। इसीलिए हमारे यहां आप देखेंगे कि कवि कहा गया, कवि शब्द मात्र है, और उस कवि को ही वैज्ञानिक भी कहा गया। शुक्राचार्य से बड़ा वैज्ञानिक कौन हुआ है? और गीता में उष्णा कवि, कवि नाम उष्णा कवि, कृष्ण ने कहा है। तो सबसे बड़ा वैज्ञानिक वह व्यक्ति है जो पढ़ता है, समझता है, और परीक्षा के बाद एक निष्कर्ष निकालता है। मूढ़ पर प्रत्ययनेन बुद्धि। और जो मूर्ख हैं जी, मूर्ख, जो मुग्ध हैं अपनी विद्या पर, मुग्ध का ही अपभ्रंश मूर्ख है, मुग्ध का ही अपभ्रंश मूर्ख है। तो जो मूर्ख हैं अपनी विद्या पर ही मुग्ध हैं, मेढक की तरह अपने आप में ही सीमित हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की बुद्धि पर विश्वास करते हैं और तब काम करते हैं। पहले के संचार में और आज के संचार में यही वह परित्य आया है, यही वह परित्य आया है
कि पहले सुनना बहुत था मित्र, अब पढ़ना और समझना, फेसबुक खोलो, व्हाट्सएप खोलो, हाँ, और देखते रहो दिन भर, उसमें मिलेगा कुछ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो पढ़ना है, पढ़ने की प्रक्रिया सूचना की क्रांति आने के साथ ही कम होने लगी थी। और जैसा कि ब्यालोक जी ने कहा कि इस कोविड के दौरान लगातार ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, तो जिन चीजों से आमना सामना हुआ है उसमें 2-3 बातें मैं भी जिक्र करना चाहूंगा कि एक तो भारत की समस्या ये है कि यहाँ कुछ लोग 21वीं शताब्दी में है, तो एक वर्ग जो है वो आज भी 16वीं शताब्दी में है। अचानक सब कुछ ऑनलाइन हो गया, बिल्कुल और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास आज भी स्मार्टफोन नहीं है। हाँ। अब वो गूगल क्लासरूम में कैसे आए? तो ये सारी समस्या, ऐसे में बच्चों के भीतर जो एक अवसाद, एक एंजाइटी, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में ही पढ़ने वाली एक छात्रा ने जो सुसाइड किया, चूंकि वो छत्तीसगढ़ छोटी जगह पर रहती थी, उसके पास कोई लैपटॉप नहीं था, और उसके भीतर वो सारी बातें थी कि हमारी क्लास छूट रही है, और उसने सुसाइड कर लिया। तो हमारा जो यूनिवर्सिटी है, जो प्रशासन है, वो बहुत लिबरल है इस मायने में कि जैसे भी हो, अगर फोन से भी बच्चे सुना देते हैं तो हम उसे मान लेते हैं। परीक्षा को आसान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हम क्लासरूम में आमने सामने क्लास लेते थे, यहाँ ये है कि अगर आप सारे बच्चे 70-80 बच्चे वीडियो ऑन कर देंगे तो फिर आप न बात हो पाएगी न कुछ हो पाएगा, सब कुछ ठप हो जाता है। तो इन सारी समस्याओं से हम लोग यहाँ रूबरू हो रहे हैं, लेकिन इसी के साथ इस समय को भी हम पार कर रहे हैं, कोरोना को भी काट रहे हैं, और कहीं ना कहीं से इन गतिविधियों में भी लगे हुए हैं। तो एक तो यहाँ की बात है। हाँ, इसमें मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब से एक कमेंट आया है श्री प्रवीण झा ने कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी तो पढ़ते हैं सर, इनकी टिप्पणी है, इस पर भी आप बात कीजिएगा। और डॉक्टर साहब का शायद इस पर कुछ और हम लोगों को सुनने को मिले व्यू, क्योंकि डॉक्टर साहब ने फिजिकल तौर पर किताबें संख्या में कम लिखी है, लेकिन किंडल एडिशन आपकी किताबों के ज्यादा आए हैं, अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो। और आपसे ये भी कमेंट आया है कि प्रवीण जी संचार पर भी बोले। मैं बिल्कुल वहीं इनसे जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब से कि आपने संचार के बदलते रूप को किस तरह देखा, और चूंकि आप तकनीक से बहुत सहज हैं, बहुत सरलता से जुड़ जाते हैं, और आपने किंडल एडिशंस पर ज्यादा लिखा है, ऑनलाइन आप लिखते रहते हैं, तो इस पर आप थोड़ा सा बोलें। जी, मैं तकनीक से बहुत ज्यादा जुड़ा हूं, और जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूं तो मैं यहाँ से बैठ के, सतना में मेरे मित्र एमआरआई करते हैं तो उनका एमआरआई रिपोर्ट मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, पेशेंट्स वहाँ के मरीज को यहाँ से मैं मैनेज कर लेता हूँ, उसके डायग्नोसिस दे देता हूँ, वो उसी वजह से संभव हो पाता है। दरभंगा में भी जो आपका आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहाँ जो एमआरआई कलकत्ता से पढ़ी जाती है, तो वो तभी ये हम लोग काफी पहले से करते आ रहे हैं कि यहाँ जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन है वो बहुत बड़ा मेडिकल फील्ड में उसने ये किया है। और मैं डिजिटल का बहुत ज्यादा समर्थक रहा हूँ। कागज जो हम लोगों का आप देखेंगे, मैं गया था ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में ही, वहाँ पुरानी पांडुलिपियां रखी हुई हैं जो कि काफी उसको दीमक खा गया है, उसको फिर से संरक्षित किया जा रहा है, उसको डिजिटलाइज करके, जैसे ये विजय देव झा जो हैं उन्होंने सारे मैथिली किताबों को डिजिटलाइज कर दिया है, और वो मैं यहाँ से बैठ के अनुगीतांजलि वगैरह पढ़ता रहता हूँ। तो ये चीज जो है डिजिटलाइज, अगर सब कुछ डिजिटलाइज अगर हो जाए क्लाउड में, कागज के बदले अगर सब कुछ ऑनलाइन आ जाए, तो कोरोना संकट के बाद जो हमें मेजर्स लेने पड़े हैं वो अपने आप पहले से रहेंगे। ना सिर्फ उतना ही, जो श्रवण की बात कही है, बहुत बढ़िया बात कही है, सुनने की बात कही है कि पहले लोग सुनते बहुत ज्यादा थे रेडियो वगैरह में। तो मैं जैसे ऑडियो बुक लिखता, ऑडियो बुक यानी कि किताब आप सुन रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो जो आदमी
हर आदमी के पास किसी का चश्मा लग जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, उतना किताब पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो लोग बैठ के, जैसे हमारे यहाँ पहले भी श्रुति की परंपरा रही है, वैसे तो वो चीज अब ऑडियो बुक में कन्वर्ट हो गई कि आप लगा दीजिए किताब, आप किताब चल रहा है, गाना वाना लोग सुनते रहते हैं, उसके बदले में कोई बढ़िया किताब आप सुन रहे हैं। तो पूरी तरह से मैं डिजिटल आदमी हूँ, सुनता भी हूँ किताब और पढ़ता भी हूँ डिजिटली किताब और लिखता भी हूँ डिजिटली किताब, और सारी मेरा जो पूरी रिसर्च बेस्ड जो किताब मेरी कुली लाइंस है उसमें मैंने 100 संदर्भ दिया, तो वो सारे मैंने जो है ऑनलाइन लाइब्रेरी, हमारी पुस्तकालय भी यहाँ डिजिटली है नॉर्वे में, तो वो सारी किताबें आपको जाकर फिजिकली नहीं, यहीं पर आप कंप्यूटर पे आपका किताब आ जाएगा पढ़। बहुत अच्छा रहा है, मेरे ख्याल से कोरोना नहीं भी होता तो भी ये सब चीजें हमें यूज में रखनी चाहिए, तभी तो आपसे हम बात कर पा रहे हैं नॉर्वे से बैठे बैठे। इसमें एक प्रश्न जोड़ूंगा प्रवीण जी से कि जो यूरोप में जो सुविधा है वो भारत में नहीं है। आज भी सुदूर गांवों में नेट कनेक्शन की बहुत समस्या है। तो भारत के संदर्भ में जो डिजिटलाइजेशन है, आपने सही कहा कि सारी चीजें लुप्त हो रही हैं, विद्यापति से लेकर के बहुत पुरानी पांडुलिपियां लुप्त हो रही हैं, जिसे डिजिटल करने की जरूरत है। तो भारत के संदर्भ में आप किस रूप में देखते हैं इसको? नहीं, मैं भारत में तो मैं कहूंगा यहाँ से ज्यादा डिजिटल है भारत। यहाँ पर तो फिर भी पहाड़ वहाड़ है और बहुत सारी मुश्किलें हैं। मैंने भारत में ऐसी ऐसी जगहों पे देखा कि लोग मोबाइल पे फेसबुक देख रहे हैं जहाँ पे बस नहीं जाता है या बिल्कुल ही रिमोट एरिया है, वहां पर देख रहा हूँ कि इंटरनेट रिवॉल्यूशन आ चुका है। तो भारत में बहुत तेजी से आया है। ये जरूर है कि किसी गांव में नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी आप देखेंगे बिहार के गांव में मेरे पिताजी लोग मतलब ऐसा हो गया कि बेंगलोर से जो आईटी सेक्टर है वो उठ के गांव चला आया है, बहुत सारे बिहार के लोग, और गांव में बैठ के काम कर रहे हैं और अगला 1 साल बोलते हैं वैसे ही काम करेंगे। तो ये तभी संभव हुआ है जबकि तो मैं काफी भारत जो है डिजिटली बहुत बहुत आगे जाएगा। मेरे ख्याल से यूरोप से कोई खास अंतर नहीं है। यहाँ पर फिर भी लोग अभी भी बहुत ज्यादा डिजिटल फ्रेंडली, इतने विकसित होने के बाद भी नहीं जितने कि भारत में हमारे पिताजी लोगों के उम्र के लोग जो हैं आराम से मोबाइल कर लेते हैं, उतने यहाँ इस बूढ़े लोग नहीं कर पाते। बिल्कुल। खुद हमारे सामने प्रोफेसर प्रभाकर पाठक हैं, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है सर से, तो जानते हैं, और हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आज जो है वे डिजिटल भी हो सकते हैं और इस मंच पर आके बोल सकते हैं। तो ये तो आपके कथन का सीधा प्रमाण हमारे सामने है। मैं प्रोफेसर पाठक जी से एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि इस पूरे महामारी के दौरान जिस तरह के जो मानसिक उलझने, समस्याएं सब कुछ रही है, उसमें आपने पढ़ने की बात की, श्रुति की बात की, तो जो रचनात्मकता है, सृजनात्मकता है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है कि हम उससे बाहर निकलने के लिए, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, रचनात्मकता, सृजनात्मकता की क्या भूमिका हो सकती है? निश्चित रूप से आपका प्रश्न श्रीधरम बहुत ही मौजू है और मौजू के साथ गंभीर भी है। अवसाद से बाहर लाने में सृजनात्मकता का बहुत बड़ा हाथ है और मैं इस बात को मानता हूं और मुझे यह स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं है कि इस कोरोना काल ने लोगों को सृजनात्मकता प्रदान की है। फिर मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा अवश्य कि उस सृजनात्मकता में भी अच्छी चीजें हैं, कंकड़ पत्थर भी हैं। देयर इज नथिंग गुड और बैड। मैंने पहले कालिदास को कहा था, अब शेक्सपियर को कह रहा हूं कि देयर इज नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। आप लेते कैसे हैं किसी चीज को? मैं आपको गाली ही देता हूं, फर्ज कीजिए मैं आपको गाली ही देता हूं, आप उसे लेते कैसे हैं यह आप पर निर्भर करता है और यह आपकी सृजनात्मकता है। देखने में लगता है कि आप ले रहे हैं, दूसरे को सुन रहे हैं, लेकिन आप कैसे लेते हैं कोई चीज को, यह भी आपकी सृजनात्मकता है।
तो कोरोना काल में जितनी चीजें लिखी गई हैं, बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं व्हाट्सएप पर, ये तो उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी भी आई हैं। और जब आदमी दुखी होता है, क्या होता है, दुख सबको मांझता है। आपने अज्ञेय को पढ़ा ही होगा ना, दुख सबको मांझता है। तो इस दुख में लोग मजे हैं, इसमें दो राय नहीं है। इस कोरोना काल में लोगों के भीतर की उछाल, लोगों के भीतर की दबी हुई चीज, लोगों के भीतर का दबा हुआ उमंग, छुपी हुई तरंग खूब बाहर आई है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो कुछ लिख पढ़ नहीं पाते थे, एकदम से बंद थे, उनका भी जंग छूटा है इस कोरोना में। तो जब वो क्या है, पीबी शैली ने कहा है ना जी कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज, है ना, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स, है ना। तो जब हम अत्यंत दुखी रहते हैं, उस समय हमारे भीतर से बहुत अच्छी चीज निकलती है। मां निषादा को याद करो, मां निषादा को याद करो, जो आदि ग्रंथ रामायण निकला। जब भीतर से हम बहुत दुखी होते हैं, तभी कोई अच्छी चीज भी बाहर आती है, और बहुत सारी अच्छी चीजें बाहर आई हैं। एक शत्रुघ्न महाकाव्य आया है, रविंद्र शुक्ल उत्तर प्रदेश में संभवतः शिक्षा मंत्री थे, उनका एक महाकाव्य आया है। इस पर मैंने सुना, उसको सुनाया गया मुझे, रविंद्र शुक्ल शत्रुघ्न महाकाव्य। शत्रुघ्न पर महाकाव्य मैंने तो न देखा था न सुना था श्रीधरम जी, लेकिन देखिए, और बड़े अच्छे ढंग से लिखा है वह पुस्तक, वह ग्रंथ देखने योग्य है, सुनने योग्य भी है। तो एक तो आपको मैंने विरल उदाहरण दिया अभी सृजनात्मकता का, कि रविंद्र शुक्ल जैसा राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति, उसने एक शत्रुघ्न महाकाव्य इस काल में लिखा, और बहुत अच्छा काव्य लिखा है। तो सृजनात्मकता वो कोरोना में आई है। कोरोना में मुझ में भी जंग लग गया था, ये जान लो, लेकिन मैंने भी उस काल में 2 कविताएं लिखी कोरोना पर। गजब तेरी माया रे भाई कोरोना, गजब तेरी माया रे भाई कोरोना। 2 पंक्तियां मैं कहता हूं, आस्तिक देखा नास्तिक देखा, देखी सारी दुनिया, अपना भी जो दिल देखा तो खुद पे आया रोना। ये है, मैंने कविता लंबी है इसलिए मैं सुनाऊंगा नहीं, लेकिन मैंने भी कोरोना पर 2 कविताएं लिखी, और तकरीबन उससे पहले 5-6 मास तक कुछ नहीं लिखा था, और उसके बाद अब लिख रहा हूं। तो मैंने कहा, मैं अब सार कहता हूं अपनी पंक्ति में, कि अच्छी और बुरी कोई चीज नहीं है। कोरोना भी आया, अच्छा ही आया। बहुत सारे लोगों को इसने दुरुस्त किया है, बहुत सारे लोगों को, भले ही मैंने कहा कि डेयर लोग करते हैं, डेयर करने वाले करेंगे ही, वो सुधरेंगे नहीं, वो समझेंगे नहीं, लेकिन बहुतों को इस कोरोना ने सुधारा है, बहुतों को इस कोरोना ने शिक्षा दी है, बहुतों को इसने कवि बना दिया है, लेखक बना दिया है, अच्छा कवि लेखक बना दिया है। मैं देखता हूँ बिल्कुल स्थिति है, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने कि अच्छी बुरी या श्रेष्ठ और कौन रचना क्लासिक नहीं, ये तो बाद में तय होगा, लेकिन कम से कम लोग रच तो रहे हैं, रच रहे हैं। तो इस बहाने कहीं ना कहीं से जो उनके भीतर एक भय है, उससे भी वो बाहर निकल रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि बिल्कुल शुरू के 3-4 महीने तो बिल्कुल वही। हाँ भैया, एक हमारे श्रोता का रिक्वेस्ट आया है कि प्लीज कविता हो अगर टाइम हो तो, ये एक टिप्पणी आई है। नहीं तो बिल्कुल, तो पाठक जी से हम वो कुछ उस कविता की कुछ पंक्ति सुन लेते हैं, फिर हम डॉक्टर साहब से अगली चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कोरोना वाली ही कविता सुना देता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कोरोना में कोरोना की ही कविता होनी चाहिए। इस पर ये कविता जो है, श्रीधरम, व्यालोक और डॉक्टर साहब, एक तरह से यह कविता तीनों को संबोधित है। इसमें डॉक्टर साहब भी अपने को देखेंगे, इसमें इटली स्पेन सब मिलेगा आपको, बाहर भीतर सब मिलेगा। गजब तेरी माया रे भाई कोरोना, गजब तेरी माया रे भाई कोरोना,
आस्तिक देखा, नास्तिक देखा, देखी सारी दुनिया, अपना भी जो दिल देखा तो खुद पे आया रोना। अलग किया है ऐसा सबको चाहे भी तो मिलना, अलग किया है ऐसा सबको चाहे भी तो मिलना, होगा नहीं नसीब सोचकर सबका छूटे पसीना, होगा नहीं नसीब सोचकर सबका छूटे पसीना। माया को भी मात कर दिया कैसा रोना धोना, अगर कहीं जो मरण हो गया चुपके से सो जाना, क्या अगर कहीं जो मरण हो गया चुपके से सो जाना। ट्रंप कार्ड है फेल, डॉक्टर साहब ट्रंप कार्ड है फेल, ट्रंप कार्ड है फेल, और स्पेनी सांड चितंगा, स्पेन के सांडों की लड़ाई प्रसिद्ध है हमारे इतिहास में ना, तो ट्रंप कार्ड है फेल और स्पेनी सांड चितंगा चितंगा, इटली तो मिटली रे भाई जिसका स्वास्थ्य कहीं ना, इटली तो मिटली रे भाई जिसका स्वास्थ्य कहीं ना। सहज भाव से मरने पर, सहज भाव से मरने पर भी गला न छूटे गायब, अंत परीक्षण होगा उसका कहीं न होए कोरोना, अंत परीक्षण होगा उसका कहीं न होए कोरोना। साठा साठा पाठा को दे मारा 70 हुआ निछत्तर, सबको सावधान किया ना, साठा पाठा को दे मारा 70 हुआ निछत्तर, असिया रसिया को दे मारा किसका आना जाना। पत्नी दूर हुई जी तेजी प्रेमी हुआ निहंगा, पत्नी दूर हुई जी तेजी प्रेमी हुआ निहंगा, मुर्दा हुआ सभी जी तेजी व्यर्थ कर दिया रोना। अंतिम पंक्ति है मित्रों, जय जवान, डॉक्टर साहब को विज्ञान समर्पित है। जय जवान विज्ञान, जय जवान विज्ञान और भगवान अकेला साथी, अंतर्गत बस हो जाओ इसको है हमें हराना। गजब बहुत तेरी माया रे भाई कोरोना। तो आप सबने देखा, श्रीधरम ने जरूर देखा, बढ़िया से देखा होगा कि गुरुजी इधर कुछ नहीं लिख रहे थे, कोरोना काल ने उनसे ये कविता लिखवाई, तो इस हिसाब से तो ये कहना होगा। और डॉक्टर साहब एक बात मैं आपसे कहूंगा कि पढ़ना पढ़ना सुनने से अधिक जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारी आंखें भी लगती हैं, हमारी चेतना भी लगती है, हमारे सारे अंगोपांग उसमें व्यवस्थित हो जाते हैं। आपने महसूस किया होगा, हमने देखा है अपने एक सीनियर टीचर को, मैंने पीएचडी की उनके अंदर, वो मेरे टीचर नहीं रहे, डॉक्टर रमाकांत पाठक, कि अंधेरे में पढ़ते थे। हम लोग शाम में जाते थे तो देखते थे कि ये पढ़ ही रहे हैं, अंधेरा हो गया है तो बत्ती जलाते थे उनकी। यार उसमें समाधि लगती है, वो समाधि है। आप कहिएगा सुनने में भी तो सारी चीजें लगती हैं सर, लेकिन वो श्रवणशीलता जो थी, आज के युग की श्रवणशीलता नहीं थी। पहले वाली श्रवणशीलता में सारे अंगोपांग लग जाते थे, लेकिन आज की श्रवणशीलता में आप क्या करेंगे, सुन रहे हैं और उधर से बहुत सारी बातें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा होगा। इसलिए मैं ये जरूर मानता हूं कि पढ़ने में सब कुछ लगता है, सारे अंगोपांग लगते हैं, सारी इंद्रियां लगती हैं, चेतना उसमें बरबस वो कहिए कि डूब जाती है। इसलिए बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं आपका जो ये डिजिटलाइजेशन वगैरह है, आप ऑडियो लिखते हैं और बड़ी खुशी है। वो सुनना स्पेसिफिक हम लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए सुनना वो उतना जबरदस्त नहीं होगा जितना कारगर पढ़ना होगा। मेरा यही कहना है, मानना है। अब आप लोग फिर चर्चा में आगे आए। जी जी बिल्कुल सही। सबसे बड़ी बात कि आपने कविता लिखी और उस कविता के अंत में जो सकारात्मकता है वो आपने गौर किया होगा, और यही सकारात्मकता मुझे लगता है महामारी से लड़ने का जो है एक सबसे बड़ा हथियार है।
कि हम इसको हराएंगे। हाँ, तो हराएंगे। इससे जो एक ताकत मिलती है और एक इम्यूनिटी आती है, वो किसी भी दवा में वो ताकत नहीं हो सकती है। तो मैं डॉक्टर साहब के पास आता हूँ और वो खुद एक सर्जक हैं और हाँ। डॉक्टरी करते हुए मतलब कि अपने विज्ञान, मेडिसिन और तमाम चीजों को देखते हुए उस सृजन से भी जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, आप किस रूप में इस कोरोना काल में आपकी सृजनात्मकता कैसी रही और आपने किस रूप में देखा, ये बतलाइए डॉक्टर साहब। अब बताएंगे तो हाँ, ये एक हमारे लिए नया होगा। नहीं, हम लोगों के लिए तो कोरोना काल में कुछ भी बंद नहीं हुआ, में तो काम रहा है जैसा हम लोग कभी भी एक भी दिन हॉस्पिटल बंद नहीं हुआ और लॉकडाउन नहीं हुआ, हमारे लिए कोई लॉकडाउन नहीं था। तो मेरा तो काम जो 8 घंटे होता है रोज का वो था ही। और सृजनात्मकता की जहां तक बात है तो वो मेरा भारत सृजनात्मकता काफी कम थी, क्योंकि वहां पर हम लोग 12-12 घंटा रोज काम करते थे, काफी ज्यादा रहते हैं। तो डॉक्टरों का वैसे भी आपने देखा होगा कि टाइम इज इक्वल टू मनी भी होता है। भारत का डॉक्टर जितना देर काम करेगा उतना कमाएगा, तो इस वजह से सब इतवार को बैठ के काम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ यूरोप के में आप 40 घंटे प्रति हफ्ता से ज्यादा काम कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग थोड़ा कुछ ना कुछ और एक्टिविटी कर लेते हैं, क्योंकि जिंदगी में व्यस्तता उतनी ज्यादा नहीं है। तो आप देखेंगे कि पहले भी लोग सृजनात्मकता के लिए किसी एकांत में या किसी द्वीप पर जाकर बैठ के लिखते थे या गुफा में जाके चिंतन करते थे। तो वो लगभग वही स्थिति है कि नॉर्वे में इतने कम लोगों हैं कि आपके पास ऐसे ही लॉकडाउन है। मतलब मेरे जो पड़ोसी भी होगा वो भी 1 किलोमीटर आगे जाके होगा। तो एक तरह से मैं वैसे ही लॉकडाउन में ही रहता हूँ। नॉर्वे में लोग बहुत कम रहते हैं, कोई रिलेटिव नहीं रहता है। यहाँ पे लोगों को अकेले रहने की आदत है। 80 वर्ष के बूढ़े को आप देखेंगे पहाड़ पर एक घर में बैठ के आराम से वो अपना जिंदगी जी रहे हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो सृजनात्मकता मेरी जो है काफी बड़ी है। नॉर्वे आकर ही उसमें कोरोना नहीं भी होता तो भी मैं लिख ही रहा होता, कर रहा होता। और हिंदी में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि भूल जाऊंगा हिंदी नहीं, तो इसलिए मैं हिंदी में ज्यादा लिखता हूँ, या मैथिली में भी लिख लेता हूँ, तो उसमें ज्यादा लिखता हूँ। एक अच्छी बात ये है कि थोड़ी अपने हिंदी और मैथिली। हाँ, श्रीधरम जी बोलिए। हेलो। मैंने क्या किताबें लिखी है? मैं थोड़ा डॉक्टर साहब की रचना से परिचय। जी हाँ, जी थोड़ा हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए भी जो है मैं अंग्रेजी फिल्मों में लिखते हैं। जी मेरी एक किताब है कुली लाइंस, जो गिरमिटियों के ऊपर है। बिहार से और उत्तर प्रदेश से या दक्षिण भारत से भी बहुत सारे लोग फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, वेस्ट इंडीज ये सब गए थे औपनिवेशिक काल में, अंग्रेज गए थे इनको। तो उन पर आधारित मेरी किताब है कुली लाइंस। और तो वो किताब वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। इसके अलावा हिंदुस्तान के संगीत घरानों पर मेरी एक किताब है, जिसमें सभी शास्त्रीय संगीत घरानों पर। तो उस किताब की नाम है वाह उस्ताद, प्रकाशन से है। इसके अतिरिक्त मेरी अन्य किताबें जो है वो एक है ट्रेवलॉग है, यात्रा संस्मरण है। जब मैं आइसलैंड गया था तो उसको मैंने भूतों के देश में आइसलैंड नाम से है। इसी तरह से नीदरलैंड पर मेरी एक किताब है जिसको मैंने लिखा है नास्तिकों के देश में नीदरलैंड। और एक जयप्रकाश नारायण की जीवनी मैंने लिखी है, जेपी लोकनायक से लोकनायक तक। एक अच्छी बात ये हुई है कि हम लोगों की चर्चा को 55 मिनट हो चुके हैं और अब हम 5 मिनट में ये समय देंगे। और मुझे खासतौर से बहुत ही सहज और सरल चर्चा लगी और इसमें कहीं भी हम लोगों को ऊब नहीं हुई। श्रोताओं के लिए मैं श्रीधरम भाई से भी आग्रह करूंगा कि वो भी चूंकि एक अच्छे लिखाड़ हैं तो कृपया वो भी अपना परिचय दे दें और बाकी 5 मिनट में इस चर्चा को
हम लोग खत्म करेंगे। नहीं, मैं तो बस सबसे ज्यादा पाठक हूँ और थोड़ी बहुत लिख लेता हूँ, कहानी लिख लेता हूँ, कुछ आलोचना भी कर ली है। इस लॉकडाउन में शुरू में तो ऐसा लगा कि अब तो सब कुछ गया, मौत जो है ऊपर मंडरा रही है, शुरू में ऐसा लगा। तो लेकिन 1-2 महीने के बाद उससे बाहर निकला और अभी कुछ मैथिली उपन्यासों को लेकर के किताब में लगा हुआ हूँ दिन रात। तो शुरू से लेकर अब तक जितने उपन्यास आए हैं उस पर एक सम्यक विवेचन जो है वो किताब आने वाली है। एक कहानी संग्रह हिंदी में भी है, मैथिली में भी कहानी लिखता हूँ और आलोचना की किताबें हैं। मैंने नागार्जुन के ऊपर पीएचडी की है। तो ये सारी चीजें हैं। एक प्रश्न जो मैं अंतिम फाइनल उसके रूप में जो है, चूंकि 5 मिनट समय में बचा हुआ है, तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर पाठक जी से ये जानना चाहूंगा कि एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। इस कोविड महामारी के दौर में एक पास की पंक्ति है कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो जब आदमी तनाव में तभी जाता है जब उसका स्वप्न मरने लगता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि अब अरे मेरी उम्र तो 80 हो गई, 75 हो गई, अब कितना। और गांव में तो अमूमन जो कम उम्र में जो मृत्यु होती है उसके पीछे सबसे बड़ा एक यही वक्तव्य है कि अब तो बेटे बहू पोते पोती हो गए, अब क्या करना है। तो सर, इस कोविड महामारी में इस तमाम चीजों को देखते हुए सपने को, अपने स्वप्न को आदमी को कैसे देखना चाहिए, उसको कैसे बचाना चाहिए, यार इसलिए सब होना जाता है, इसके लिए कैसे खुद को इंगेज रखना चाहिए। तो जहां तक स्वप्न की बात है जी, आप सभी जाने मेरी तरफ से कि मेरे स्वप्न मरे नहीं हैं। और कौन कहता है कि बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पंक्ति है मित्रों, कौन कहता है कि बूढ़ा हो गया हूं। प्रथम था चावल तो चूड़ा हो गया हूं, जब चाहो तब खाओ, और उपयोगी हो गया हूं। चावल को गलाओ, पचाओ, रांधो तब खाओ, इसको जेब में रख के चलो, सड़क पर खाओ, सुबह खाओ, शाम खाओ, दूध में खाओ, दही में खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई एम नॉट रिटायर्ड, RETIRED नहीं, आई एम रिटायर्ड, TYRED, नया चक्का लग गया है। मैं वह बूढ़ा नहीं हूं जिसके स्वप्न मर जाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये लड़का ठीक नहीं, ये पढ़ाई ठीक नहीं, डिजिटलाइजेशन ठीक नहीं। मैंने आपसे पहले ही विदित किया है, आप सभी युवकों से, चारों ही व्यक्तियों से, कि देयर इज नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। अच्छी और बुरी कोई चीज नहीं होती है, बस हमारा सोचना ही हमें नादान बनाता है। मैं स्पेशली डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूं कि उनका पढ़ना लिखना बहुत अच्छे ढंग से जारी है। उन्होंने गिरमिटिया पर चर्चा कर मुझे एक उपन्यास की याद दिला दी, पहला गिरमिटिया, डॉक्टर गिरिराज किशोर का है पहला गिरमिटिया। बहुत मोटी पुस्तक है, ग्रंथ है। डॉक्टर साहब ने गिरमिटिया पर लिखा है। ये और भी सारी किताबों की बातें मैंने सुनी उनसे। डॉक्टर साहब, मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं मित्र, आप पढ़ते लिखते हैं। नहीं, बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ये डॉक्टर लाइन से अलग हट करके जिस तरह से सामाजिक मुद्दों पर, और जो ट्रेवलॉग का जो शीर्षक है वही बताता है कि इन्होंने उस जगह को किस रूप में देखा है। अब तो मैं लिंक मंगाऊंगा और सारी किताबें मैं अमेज़न से ढूंढ के मैं जरूर पढ़ूंगा। कुली लाइंस के बारे में मुझे जानकारी थी, उस किताब की जानकारी मुझे थी, तो मैं पूरा पढ़ूंगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे सर ने कहा कि अभी तो मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, तो जाहिर है हम लोग जिस उम्र में है तो हम लोग इस तरह से नहीं सोचते हैं, लेकिन लोगों को किस तरह से लेना चाहिए, एक लेखक के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, आप इस बात को थोड़ी इस पर।
फाइनल कमेंट। यहाँ मैं जहाँ पर हूँ वहां पर तो 2-3 शादियों का फैशन है, तो जो एक शादी 50 साल में करता है, एक 90 साल में भी शादी वाह क्या यहाँ पर बात। बूढ़ा होने की बात ही नहीं है, 100 साल जीने वाले लोग। अब हम लोग को भी ऐसे ही सोचना चाहिए कि जिंदगी खत्म नहीं हाँ होती, जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप लोगों से यही सुनना चाहता हूँ, आप लोगों से मैं यही सुनना चाहता हूँ, एकदम अपनी ही तरह सुनना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब के लिए एक कमेंट आया है, शायद डॉक्टर साहब के लिए ही है कि चमन लाल की डायरी भी शायद आपने लिखी थी। सबसे पहली किताब वही थी, मैं कहना भूल गया। हाँ पुरानी हो गई, एक व्यंग संग्रह है मेरी, चमन लाल की डायरी। कहाँ से है ये प्रकाशन? चमन लाल की डायरी एक एजुक्रिएशंस पब्लिशिंग से है। अच्छा अच्छा, एजुक्रिएशंस पब्लिशिंग। वाह डॉक्टर साहब तो बहुदर्शी हैं भाई, बहुदर्शी। हाँ हाँ जी, और बहुविधावादी भी हैं, मतलब हर विधा में इन्होंने रचना की है। हाँ यात्रा, वाह। व्यंग और अरे मैं व्यालोक को धन्यवाद देता हूँ फिर अलग से कि डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, डॉक्टर साहब से भेंट कराई, उन्होंने बातचीत कराई, इसके लिए व्यालोक को धन्यवाद है। और मैं अब चूंकि समय खत्म हो गया है तो मैं अब श्रीधरम भाई को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने एक अच्छी चर्चा का संचालन किया। श्रीधरम भाई मेरे लोकल गार्जियन भी रहे हैं। दिल्ली में मैं जो जब था जेएनयू या आईएमसी में पढ़ाई के दौरान या उसके बाद भी, तो जिन कुछ लोगों का मैं सम्मान करता हूँ, जिनको बहुत मानता हूँ, उनमें से एक श्रीधरम भाई हैं। डॉक्टर साहब का विशेष धन्यवाद। अभी नॉर्वे में सुबह के 6 बज रहे हैं और डॉक्टर साहब पिछले 1 घंटे से हम लोगों के साथ हैं और इनके चेहरे पर कहीं से कोई थकान नहीं दिख रही है। इसके लिए डॉक्टर साहब आपका विशेष आभार। और मैं श्री प्रभाकर पाठक को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 1 घंटा अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया। और जैसा मैंने बताया था कि इनका एक और परिचय है जो मैं कार्यक्रम के अंत में दूंगा। तो डॉक्टर पाठक मेरे पिताजी भी हैं। अच्छा। या कहिए कि ये मैं इनका पुत्र हूँ। तो आप सभी को धन्यवाद और हम अपनी परिचर्चा यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।